अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन 8। और लेसन 8 में जो है हम अब करेंगे आज द नाउन केस। ठीक है। और केस जो है दो किस्म के होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको महसूस हो रहा है कि अभी तक हम सिर्फ नाउन के ही बारे में पढ़ रहे हैं और नाउन ही सीख रहे हैं। अभी जो तमाम लेसन है भी नाउन के हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था, सबसे पहले नाउन पढ़ा था, तो अभी हम नाउन की डिटेल्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की डिटेल्स भी पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान नशील रखिएगा। अभी हम नाउन की तरफ ही चल रहे हैं। ठीक है। तो नाउन के जो केसेस होते हैं, दो किस केसेस होते हैं, और एक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम पहले वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं कि तो अब हमने सेंटेंस को दो पार्ट में तकसीम किया था। एक पहला जो वर्ड था, पहला पार्ट जो था सब्जेक्ट था, और बाकी जितने बचे थे हमारे पास वो प्रेडिकेट्स कहलाते थे। ठीक है। और सब्जेक्ट को हमने काफ़ी हद तक समझ लिया था। आज हम इसमें सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट को भी समझेंगे। सबसे पहले हम दो एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते हैं। एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को हम पहले समझते हैं, पढ़ते हैं और गौर करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और इसमें सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सारा कुक्ड फूड। सारा ने खाना पकाया। फूड मतलब खाना, ठीक है, पकाया। द हॉर्स किक द बॉय। हॉर्स ने, घोड़े ने लड़के को किक मारी। ठीक है। ये पास्ट फॉर्म के अंदर है। अभी हम पढ़ेंगे अपना टेंसेस तो हमें पता चलेगा किस तरह से बनता है। ये पास्ट फॉर्म है। ये जो है वो माजी की बात हो रही है कि सारा ने खाना पकाया था। ठीक है। और घोड़े ने जो है लड़के को किक मारी थी। इन सेंटेंस वन द नाउन सारा इज द सब्जेक्ट। ये हम सीख चुके हैं कि जो पहला वर्ड वुमन जो है शुरू के अंदर सब्जेक्ट शुरू में होता है, और जो भी इस पूरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस नहीं होता, वो जो काम कर रहा होता है, काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ पर सारा जो है वो खाना पका रही है, और इसमें जो है घोड़े ने किक मारी है लड़के को। तो यहाँ घोड़े ने किक मारी है, किक किसने मारी है, घोड़े ने मारी है, तो घोड़ा जो है वो और जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद का जितना भी पोर्शन था मैंने आपको बताया था, ये सब्जेक्ट के बाद ही सारा प्रेडिकेट्स कहलाता है। ठीक। अब इस प्रेडिकेट्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी है जिसको हम समझेंगे कौन सा वाला इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली सब्जेक्ट जो है इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु कुक्ड फूड। तो बेसिकली सब्जेक्ट क्लास करने के लिए ये होता है कि हम ये समझ लें कि जी खाना जो अगर पका है तो किसने पकाया, हु कुक्ड फूड। सारा ने पकाया, सिंपल। तो सारा इज अ सब्जेक्ट क्योंकि खाना पकाने का काम हुआ ना। तो पकाया किसने, यानी पकाने का काम किसने किया, वो सारा ने किया है। पकाने का काम हु कुक्ड, किसने पकाया, किसने काम किया खाना पकाने का, सारा को, तो सारा ने पकाया। तो सारा जो है सब्जेक्ट है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुक्ड फूड। सारा के बाद का जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं कुक्ड फूड, ये आर प्रेडिकेट जो हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा पोर्शन जो है प्रेडिकेट का है। ठीक है। कुक्ड फूड इज द प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब कुक्ड। प्रेडिकेट्स के अंदर एक वर्ब है कुक्ड, यानी जो काम होता है, हम वर्ब सीख चुके हैं। जो एक्शन होता है वो वर्ब कहलाता है। यहाँ एक्शन क्या है, कुक है, ये काम है, ये वर्ब है। इसके अंदर वर्ब है कुक। अब ये खाना किसने पकाया था, वो सारा ने पकाया था। ठीक है। और व्हाट डिड सारा कुक, लेकिन सारा ने पकाया क्या था, ठीक है? सारा ने क्या पकाया, सारा ने फूड पकाया। तो फूड इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब बेस हमारा काम है, वर्ब है, बेस हमारा वर्ब है। ये वर्ब जो एक्शन हुआ ये किसने किया, और ये वर्क जो हुआ ये क्या क्या वर्क हुआ है, किस किस्म का वर्क हुआ है, वो किस पर वर्क हुआ है, कैसे वर्क हुआ है, तो वो हम ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक। तो व्हाट डिड सारा कुक, सारा ने क्या पकाया, सारा ने फूड पकाया। तो हमने ये इस सब्जेक्ट सेंटेंस पर जो हमने एग्जामिन किया, गौर किया, तो हमारी बात ये समझ में आई कि हु कुक्ड फूड और व्हाट डिड कुक, यानी कि सारा ने क्या पकाया। फूड इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फूड जो है ऑब्जेक्ट है। विच सारा कुक द नाउन फूड इज देयर फॉर कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जो फूड का नाउन है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया बात कि वर्ब यानी कि खाना पकाने का काम किसने किया, और पकाया क्या किया, किसने काम किया, वो सारा ने किया, और क्या पकाया, उसने फूड पकाया।
इन सेंटेंस टू द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट। हॉर्स जो है सेंटेंस टू में सब्जेक्ट है। इट इज आंसर टू द क्वेश्चन, और ये किस चीज का आंसर है? हु किक द बॉल? बॉय। बॉय को किसने किक मारी? काम क्या हुआ था? किक मारने का हुआ। किक मारने का काम हुआ सेंटेंस के अंदर। अब ये किक किसने मारी? ये काम किसने किया? हु किक्ड? घोड़े ने किया। तो घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, इट्स सब्जेक्ट। अब ये काम किस पर हुआ? वो बॉय को। द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट। ये काम बॉय को है, तो बॉय इज एन ऑब्जेक्ट। काम करने वाला सब्जेक्ट, काम जिस पर हुआ वो ऑब्जेक्ट। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन होम डिड द हॉर्स किक? घोड़े ने किसको किक मारी? यानी कि घोड़े ने बॉय को किक मारी। काम जो हुआ था किक मारने का, वो बॉय के ऊपर हुआ था। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन फिर हमारे सामने क्या है? तो सब्जेक्टिव केस बोलते हैं बेसिकली इसको, और या फिर इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है? या डायरेक्टली सब्जेक्ट समझ लें, सब्जेक्ट से, ठीक है? वेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अपने वर्ब का सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। ये वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। वर्ब के सब्जेक्ट काम करने के तौर पर इस्तेमाल हुआ, काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जब ऐसा नाउन जो कि सब्जेक्ट use the subject of a verb, it is said to be in the subjective case। तो वो नाउन सब्जेक्टिव केस में कहलाता है। कि कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में, या सिंपली आप कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके हम एक्यूजेटिव भी बोलते हैं, ठीक है? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, तो इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस या एजुकेटिव केस, ठीक है? नोट करने वाली बात क्या है? टू फाइंड द सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट को कैसे तलाश करें? आसानी के तौर पर कुछ हमने हिंट्स लिख दिए हैं। तो आप सबसे पहले उस सेंटेंस के अंदर हु या व्हाट पुट करें बिफोर द वर्ब। लेकिन ये याद रखें, वर्ब से पहले जो भी काम हो रहा है उससे पहले पूछें कि हु, या उससे पूछें व्हाट, ठीक है? दूसरा, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए पुट होम या व्हाट बिफोर द वर्ब, ठीक है? एंड इट्स सब्जेक्ट। वर्ब और सब्जेक्ट से पहले, या सिर्फ वर्ब से पहले, और यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब से पहले होम और व्हाट पुट कीजिए। अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ, दूसरी नोट करने वाली बात क्या है कि नाउन जो कि प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल होते हैं, दिस इज आल्सो सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है? किताब जो है मेज पर रखी हुई है, और यहाँ पर दो नाउन है, एक बुक नाउन है और एक टेबल नाउन है। इस दोनों नाउन के अंदर जो हमारा प्रीपोजिशन है, यानी कि ऑन प्रीपोजिशन है, इसके बाद कौन सा नाउन है? इसके बाद टेबल नाउन है। तो जो प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है? तो जहाँ पर इस किस्म के डायरेक्ट वर्ब इस्तेमाल नहीं होते, जो मेन वर्ब हैं जैसे कि कुक और किक इस्तेमाल हुआ था, या तो इस वर्ब इस्तेमाल हुआ ना, तो वहाँ तो आपको पता है, आपने देख लिया कि जी हमने ये दो सिंपल वर्ब से पहले सब्जेक्ट मालूम करने के लिए हु और व्हाट लगाना है, पूछना है कि हु किक, ठीक है, हु कुक, व्हाट, ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें हमने वर्ब से पहले लगा के सब्जेक्ट हम तलाश कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि हम वर्ब और सब्जेक्ट से पहले जो है होम और व्हाट लगा कर भी फाइंड आउट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन अब जब मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो फिर हम देखते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से के बाद जो है वो हमें पता चल जाता है कि जो बाद वाला नाउन है वो है ऑब्जेक्टिव, ठीक? द नाउन टेबल इज इन द ऑब्जेक्टिव केस गवर्न बाय द प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है? प्रीपोजिशन ऑन के बाद इस्तेमाल हुआ और उसी से गवर्न है, उसी के साथ रिलेशन के अंदर चलता है, ठीक है? फिर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हम थोड़े से सेंटेंस को फिर मजीद एग्जामिन कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या इसके अंदर कहा जा रहा है। कासिम ब्रोक द चेयर। कासिम ने कुर्सी तोड़ी थी, ठीक, तोड़ी। यहाँ पर चेयर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक? काम क्या हुआ था? ब्रोक करने का हुआ था, तोड़ने का काम हुआ था, ब्रेक की उसने, तोड़ दी उसने। किसने तोड़ी? हु ब्रोक
हु ब्रो, कासिम ब्रो, ठीक है। तो सब्जेक्ट कासिम, ठीक है जी। और व्हाट ब्रो, व्हाट कासिम ब्रो करके, ठीक है, दोनों बराबर से मिले। व्हाट कासिम ब्रो, ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए क्या करें, व्हाट कासिम ब्रो, ठीक है। कासिम ने क्या तोड़ी, कासिम ने कुर्सी तोड़ी, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, चेयर, कुर्सी हो गई, ठीक है। इसी तरह चेयर वाज ब्रोकन, चेयर वाज ब्रोकन, चेयर तोड़ी गई, ठीक है। चेयर वाज ब्रोकन, चेयर तोड़ी गई। अब काम क्या हुआ, तोड़ने का हुआ है, और क्या तोड़ी गई, व्हाट ब्रोकन, ठीक है। सब्जेक्ट मालूम करने के लिए व्हाट ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पर हु नहीं, क्योंकि तोड़ी गई है, तो व्हाट ब्रोकन, चेयर ब्रोकन, तो चेयर ब्रोकन इट इज सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है हमारा चेयर है, तोड़ी गई चेयर। अब नोट करने में बात यह है कि यहाँ चेयर ऑब्जेक्ट है और यहाँ चेयर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो हम समझ लेते हैं, सब्जेक्ट जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट जनरली जो है वो वर्ब से पहले आता है, जैसे कि यहाँ कासिम वर्ब से पहले आया था। एंड द ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है जनरली। हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और बाय द सेंस, लेकिन ये फर्क किए जा सकते हैं वर्ड के ऑर्डर से और अपने सेंस से भी, जैसे कि हमने यहाँ पर सेंस लगाया, हालांकि ये भी वर्ब से पहले, ये सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले, ये वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, सिंपल, ठीक है। ये रूल के मुताबिक है कि चेयर जो है वो सब्जेक्ट से पहले ही आ रही है, लेकिन हमने सेंस भी इस्तेमाल किया। हमने क्या सेंस इस्तेमाल किया, व्हाट ब्रोकन, तो चेयर वाज ब्रोकन, तो हमने सब्जेक्ट पॉइंट आउट कर दिया था। नाउ कंपेयर, अब जरा कंपेयर कुछ सेंटेंस और कर लें। महाम गेव अ डॉल, महाम ने गुड़िया जो है वो दी, ठीक है। महाम गेव जैनब अ डॉल, महाम ने जैनब को एक गुड़िया दी। यहाँ माम ने सिर्फ गुड़िया दी है, किसको दी हमें नहीं पता किसको दी। यहाँ माम ने गुड़िया दी है, किसको दी है, जैनब को दी है। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जी ये डॉल जो है ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल सेंटेंस है। महाम गेव अ डॉल, महाम ने काम किया, काम क्या किया, देने का काम किया, ठीक है। महाम ने एक डॉल दी, किसने दी, हु गेव, महाम गेव, ठीक है। महाम ने दी, और व्हाट गेव, व्हाट महाम गेव, महाम ने क्या दी, महाम ने डॉल दी। तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट, जो भी हम सीख के आए ये हमें सिंपल है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाम गेव जैनब अ डॉल, महाम ने दी एक डॉल, वही जो हमने देखा, महाम गेव अ डॉल, महाम सब्जेक्ट, और उसने दी क्या दी, डॉल दी, व्हाट गेव, डॉल गेव। बट एक ऑब्जेक्ट और भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जैनब, ये भी वर्ब के बाद आ रहा है। जो हमने कहा कि जनरली जो नाउन वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनका फर्क पता कर लेते हैं, क्या फर्क है। In each case of these sentences, the noun doll is the object of game. ये मैं अभी डिस्कस कर चुका, बता चुका हूँ कि दोनों केसेस के अंदर डॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, किसका, गेव का, इस वर्ब का। क्या चीज़ दी गई थी, वो डॉल दी गई थी, किसने दी थी, वो महाम ने दी थी, महाम सब्जेक्ट है, और जो दी गई चीज़ वो डॉल दी गई थी वो ऑब्जेक्ट है। ये तो क्लियर हो गई हमारी बात कि डॉल जो है दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट है। इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट ज़ैनब was the person to whom Maham gave doll, लेकिन ज़ैनब वो ऐसी शख्स है दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर कि जिसको डॉल दी गई, महाम ने जिसको डॉल दी वो है ज़ैनब। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर दो वर्ब है, द नाउन ज़ैनब इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव। तो ज़ैनब जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डॉल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट जो है वो डॉल है। चीज़ जो दी गई थी वो डॉल दी गई थी और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको दी गई थी वो चीज़ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वो ज़ैनब है। तो मतलब कहने का ये कि ऑब्जेक्ट दो किस्म के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया। जो कि मेन ऑब्जेक्ट है वो जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मेन नहीं है वो एडेड ऑब्जेक्ट है, वो है ज़ैनब, और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
द पोजिशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये नोट कर लें, इज इमिडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर द डायरेक्ट सब्जेक्ट। जैसे कि हमें सेंटेंस में नजर आ रहा है कि जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जो कि ज़ैनब है, वो गेव के फौरन बाद आता है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, इस सेंटेंस में बिल्कुल क्लियर, वर्ब के फौरन बाद आया, वर्ब के फौरन बाद आता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले आता है। यही बात हमें बताई जा रही है कि द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट वर्ब इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, वर्ब के फौरन बाद होता है और बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, महाम गेव ज़ैनब अ डॉल, महाम ने ज़ैनब को डॉल दी, ये फौरन आ गया वर्ब के, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ गया। महाम गेव अ डॉल टू ज़ैनब, महाम ने डॉल दी किसको, ज़ैनब को। हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल आप पढ़ लेते हैं। आई बाउट अहमद अ बॉल, मैंने एक गेंद खरीदी। जुमला कंप्लीट हो गया। ठीक है, खरीदे किसने, खरीदना काम किसने किया, मैंने किया, आई ने किया, जैसे सब्जेक्ट, और काम, खरीदने का काम क्या होगा, क्या खरीदा गया, वाट खरीद, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने आई बॉट अहमद, मैंने जो बॉल खरीदी थी वो अहमद के लिए खरीदी थी, तो अहमद इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बॉल इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बॉट अ बॉल फॉर अहमद, मैंने जो बॉल खरीदी थी वो अहमद के लिए खरीदी थी। एंड सॉरी नोट, एक और भी है हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब denotes the person to whom something is given or for whom something is done। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मजीद हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उस वर्ब का, वो उमूमन वो इस्तेमाल होता है ऐसे शख्स के लिए जिसके लिए कोई काम, कोई चीज़ की जा रही होती है। ठीक है, द पर्सन टू होम समथिंग इज डन और गिवन, यानी कि कोई काम उसके लिए किया जा रहा होता है या कोई चीज़ को दी जा रही होती है। ठीक है, तो ऐसा शख्स जो है वो ऑब्जेक्ट होता है और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एंड हो गया हमारा इस लेसन का। आई होप कि आपके समझ में आ गया, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे क्वेरी बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसके जवाब दूंगा। और मज़ीद ये फिर चैनल को सब्सक्राइब करने की बात करूँगा कि अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ कि वीडियोज़ तो आप बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं, लेकिन इनकी सब्सक्रिप्शन जो है लोग कम कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें उसको, ताकि ये कि आपको ये कुछ फ़ायदा हो कि वक्त आपको वीडियोज़ मिले, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लस ये कि आप लाइक का बटन दबाइएगा अगर वीडियो पसंद नहीं है, तो अगर पसंद नहीं है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।